हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 14 अक्टूबर है ही। एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आज ये दोनों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कोल स्कैम क्या था उसकी पूरी डिटेल जानने को मिलेगी। तो साथ में अभी फिर से बात क्यों आई है कोल ब्लॉक के ऑक्शंस को लेकर के या अलोकेशन को लेकर के। जो कोल स्कैम हुआ था 2012 में, इसके बारे में बात आई थी और इसको कहा गया था मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। ठीक है, तो ये डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इधर चाइना क्या चाह रहा है, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया के मिलिट्रीज़ के बीच में, तो वो डिटेल अपन जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरे आर्टिकल में व्यूज़ जो हैं वो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन जी के हैं। वो एक एक चीज़ अपन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है चाइना और इंडिया के बीच में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसका बेसिक है। तो यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे अपन कि अगर दोनों कंट्रीज़ में देखें तो लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल जो अभी चल रहा है कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे हो क्या रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये कि इस पूरे पर्सपेक्टिव को हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें। देखो 2007 और 8 से पहले का अगर टाइम देखें, जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे, ग्लोबल सब प्राइम क्राइसिस, उसके पहले चाइना इंडिया ये दोनों के दोनों एक अच्छी ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहे थे। और उसमें इंडिया स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली बेटर थी और चाइना धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था। बट जैसे ही 2007-8 का जो एक झटका आया ग्लोबल इकोनॉमीज़ की बात करें उनमें, तो वहाँ पर आप देखोगे तो यूएस और चाइना की अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो 2007-8 से पहले ये था, चाइना इंडिया को मैंने बता दिया आपको। अब यूएस चाइना की बात करें तो यूएस से अपने आप में हेजेमोनी लेकर के चल रहा था और दूसरी तरफ चाइना जो था वो अपनी तरफ से रजिस्टर कर चुका था कि वो एक जाइंट इकोनॉमी बन चुका है। बट वहाँ पर एक मिलिट्री गैप भी देखा जा रहा है। बट हुआ क्या कि 2007-8 का एक वाटरशेड इवेंट आता है, सब प्राइम जो ग्लोबल क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद में ये जो गैप था ना दोनों के बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में, वो सिक्योरिटी और इकोनॉमी के टर्म्स में सब्सटेंशियली डिक्लाइन कर चुका है। मतलब वो गैप अब ज़्यादा नहीं रहा। दूसरी तरफ इंडिया वाला जो मैंने बात बताई आपको, तो इंडिया की जो रजिस्टर्ड ग्रोथ थी 2007-8 से पहले, दैट वाज 8 से 9% पर एनम, और चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी। बट हो क्या गया 2007-8 के बाद में, चाइना की इकोनॉमी डिक्लाइन भी कर रही थी तो इंडिया की इकोनॉमी और भी ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन कर गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यूएसए के कंपैरिजन में भी चाइना अपने आप में ज़्यादा असर्टिव हो गया, चाहे सिक्योरिटी पर्पज़ से देख लो या फिर इकोनॉमिक पर्पज़ से, या फिर दूसरी तरफ इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया भी कहीं ना कहीं पहले जो चैलेंज कर रहा था कि भाई आने वाले टाइम का चाइना रहेगा इंडिया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। बट इंडिया भी 2007-8 के बाद में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि चाइना अभी कैसे भी ये चाह रहा है कि जो वर्ल्ड है, ग्लोबल एरिना है, वहाँ पर ये एक्सेप्ट किया जाए कि ये एशियन सेंचुरी है और एशियन सेंचुरी में भी चाइना की डोमिनेंस, ये चाइना चाह रहा है। अब जैसे कि कोविड-19 आया, अब कोविड-19 की वजह से सारी इकोनॉमीज़ कहीं ना कहीं हिली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाइना ने बहुत जल्दी रिकवरी कर दी। आप देखोगे वहाँ पर सिनेमाज हैं या फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ सबसे स्पीड से वहाँ पर रिवाइवल की तरफ बढ़ रही हैं और बढ़ भी चुकी हैं। तो चाइनीज़ इकोनॉमी तो फिर से ट्रैक पर है। ठीक है, बट दूसरे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया वो अभी भी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात वही आ रही है कि चाइना बिल्कुल एक मैसेज रिपीटेडली देना चाह रहा है कि भाई चाइनीज़ डोमिनेंस एशियन सेंचुरी में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और ये चीज़ चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके स्टेटमेंट्स में भी निकलती रहती है कि भाई हमारे पास क्या कमी है, हम पावरफुल हैं। फिर बात आती है कि चाइना शो क्या करना चाहता है इंडिया के स्पेसेस में, अपने ट्रांसग्रेशन दिखा करके, एग्रेशन दिखा करके। तो यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्याम सरन जी, इन्होंने ये बोला कि चाइनीज़ मीडिया की अगर सुने तो मीडिया तो वो ये बोल रही है कि पीएलए जो है ना, चाइना की आर्मी, वो इंडियन आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है और अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंडिया जो है वो लूज़र पार्टी होगा। बट यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ये चीज़ें मीडिया इतना उछल उछल के क्यों बोल रहा है चाइना वाला। तो इसमें यह है कि चाइना अब हर एक एंगल में यूएसए को पहले देखता है। आज इंडिया यूएसए के बीच में अच्छे टाइज हैं। अब आपने सुना होगा
जो यूएसए के सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं, प्रॉबेबली मुझे ध्यान है माइक पॉम्पेओ, तो उन्होंने तो बिल्कुल ये क्लियर बोला है कि इंडिया को अगर चाइना से डील करना है तो यूएसए रेडी है यूएसए हेल्प देने के लिए, ठीक है, और यूएसए की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में आप देखो चाइना और यूएसए की जो राइवलरी है उसमें भी चाइना जो है वो यूएसए के प्रिज्म के थ्रू ही इंडिया को देख रहा है। तो यहाँ पर जो मैसेज देना चाह रहा है ना चाइना वाले, वो ये कि भाई चाइना अब यूएसए को भी चैलेंज करने से पीछे नहीं हटेगा। बाकी तो चीज़ें आगे ये पूछी जा रही है कि अभी करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं एलएसी के वेस्ट में और ईस्ट में, ईस्ट की तरफ चाइना, वेस्ट की तरफ इंडिया, तो उनको अगर कंपेयर करें तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आप एलएसी के ईस्ट में देखोगे तो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मैं दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम पास की तरफ एक हेलीकॉप्टर में बैठ के गया था, तो मुझे वहाँ पर ऊंचे ऊंचे टावर्स दिखे जो कि सर्विलांस के लिए काम कर रहे हैं, कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, और उनको पता भी था कि इधर हेलीकॉप्टर में कोई मूव कर रहा है इंडियन साइड में। तो आप देख सकते हो सर्विलांस कितना स्ट्रॉन्ग है। बट पॉइंट ये आता है कि क्या इंडियन साइड की जो कैपेबिलिटी जो वो मैच करती है कि नहीं उधर से। तो राइटर यहाँ पे मतलब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉर्मर, वो ये बोलते हैं कि भाई हमारी सर्विलांस कैपेबिलिटी भी देखो इंप्रूव हो रही है, ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, बट अपन अभी भी ये नहीं कह सकते कि कैच कर चुके हैं। कैच करने की कोशिश इंडिया लगातार कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है। बस फिर बाद में तो यही चीज़ आती है कि ये एग्रेशन बार बार होता क्यों रहता है, डिफरेंस कहाँ है परसेप्शन में एलएससी को लेकर के। तो यहाँ पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉर्मर, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर बोला है कि देखो हमारी तरफ से तो कोई डाउट है नहीं, हमने तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि एलएससी कहाँ पर है। इवन हमारी आर्मी के पास में जो मैप्स हैं उन मैप्स में एकदम वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में उनको कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं कि ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड तक हमारी जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और दूसरी तरफ से वो चाइना वाले जो हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को एम्बिग्यूअस बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, कहने का मतलब ये है हमारी तरफ से तो क्लैरिटी है, बट चाइना जो है वो इस चीज़ को एम्बिग्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि भाई हमारे यहाँ पर वेग परसेप्शन है, क्लियर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, चाइनीज़ जो आर्मी है वो रिपीटेडली जो एग्रेशन दिखाती रहती है एलएसी के अक्रॉस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इंडिया वाले तो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है हम तो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में है, हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन है हम वहीं पे जा रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। बट उधर से चाइना वाले ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं तो इनके बीच में फिर पेट्रोलिंग के टाइम पे भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। बट एक चीज़ है कि भाई ज्यूरिसडिक्शन आपने जो अपना समझ रखा है, इसमें चाइना रिपीटेडली एक चीज़ कहता है कि भाई हमारे को क्लियर नहीं है, हम तो इतना मानते हैं। अभी तक चाइना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ठीक है। इंडिया ने तो बोल दिया, जैसे अटल जी के टाइम का एक स्पीच बताता हूं मैं, कि हम लोगों ने चाइना से जब मैप एक्सचेंज करने की बात की तो हमने हमारे मैप जैसे ही खोला तो वो बिल्कुल एकदम ही हक्के बक्के रह गए कि बोले तुम लोग ये क्या मैप दिखा रहे हो, एलएसी तो हम इसे मानते ही नहीं है। फिर अटल जी ये बोलते हैं कि हमने ये बोला कि चलो ठीक है आप अपने दिखा दो, आप अपना मैप। तो बोले नहीं 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 हम हमारा मैप एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो इंडिया और चाइना के बीच में मैप एक्सचेंज ही नहीं हुआ है तो कहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। तो फिर वही चीज़ होती है, चाइना फिर अपने हिसाब से कहाँ तक एलएसी को कंसिडर करता है वहाँ तक अपनी आर्मी को पेट्रोलिंग के लिए भेज देगा। अब मान लो इंडिया ने तो यहाँ पर एलएसी मान रखी है, तो इस रीजन में तो इंडियन आर्मी पेट्रोल करेगी कि नहीं। अब यहाँ पर अगर चाइनीज आर्मी आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होगा। यही केस है ईस्टर्न लद्दाख का, ठीक है। फिर बात आती है कि अभी रियलिटी क्या है ईस्टर्न लद्दाख में। पीएम ने तो बोला कि हमारी तरफ से या चाइनीज़ आर्मी की तरफ से कोई एग्रेशन नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं कि देखो पीएम ने तो जो स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल ओपन मिसयूज़ करने के लिए था, मिस इंटरप्रिटेशन के लिए दिया था और उसका हुआ भी मिस इंटरप्रिट। बट अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके स्टेटमेंट से पता पड़े देखें तो ट्रांसग्रेशन तो है। चाइना अभी भी टिका हुआ है, चाइनीज सोल्जर्स अभी भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी तरफ से हम स्टैंड ये लेकर के बैठे हैं कि अप्रैल से पहले जो स्टेटस क्यो था वो वैसा का वैसा रहे, जहां चाइना की आर्मीज थी वहीं पहुंच जाए और इंडियन आर्मी जहां थी वहां पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, वो क्लियर बोल रहे हैं कि लगता नहीं ये छोटे से टाइम में सॉर्ट आउट होने वाली बात है। ये विंटर्स के मंथ जब बर्फ़ भी पड़ेगी उस रीजन में, तब भी ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू रहने वाला दिख रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, ये तो हो गया देखो इंडिया वाले रीजन की बात। अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में
पहला तो ये कि साउथ चाइना सी में भी तो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, वहाँ पर चाइना क्या रोल, चाइना क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉर्मर, उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई मुझे नहीं लगता कि चाइना बिल्कुल ये कहेगा कि भाई ये चाइनीज़ लेक है हमारी खुद की, बट चाइना धीरे धीरे इंक्रीमेंटल फैशन में ये लगातार करता जा रहा है और बहुत हद तक कर भी चुका है, क्योंकि रीजनल जो पावर्स है ना, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन में भी है चाइना क्या कर रहा है, ये चाह क्या रहा है यहाँ साउथ चाइना सी में। बट चाइना अचानक से उसको ग्रैब करेगा ऐसा तो होगा नहीं, बट इंक्रीमेंटल फैशन में उसने बहुत हद तक बहुत कुछ कर लिया है और लगातार करता जा रहा है, और यही कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। दूसरा फिर क्वेड की बात आती है, तो यहाँ पर जो श्याम चरण जी है वो कहते हैं कि क्वेड वाकई में क्रिस्टलाइज हुआ है पिछले टाइम में रिमार्केबली, और यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की भी मीटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि जापान, इंडिया, यूएसए, इनकी तो नेवल एक्सरसाइजेस तो ऑलरेडी होती है जिसको अपन बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज, और जहाँ तक है ऑस्ट्रेलिया भी नेक्स्ट सीरीज में ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर वैसे तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, बट हाँ मिलिट्री अलायंस की अगर बात आए, मल्टीनेशनल मिलिट्री अलायंस की, तो उसके बारे में अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि अभी लगता नहीं है कि इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आर्टिकल है रिकॉलिंग द कॉल ब्लॉक्स अलोकेशन केसेस, एलिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट नाउ। अभी क्या हुआ, क्या सीबीआई की स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी जिसमें दिलीप रे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे कोल मिनिस्ट्री में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 1999 में। अब आप देखोगे कि कोल स्कैम का बात तो हमने यूपीएस सेकंड में किया था, तो ये चक्कर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट भी आ रही है लपेटे में। तो आप देखोगे पूरे सिनेरियो को जब समझोगे तब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों। तो बेसिकली ये जो दिलीप रे थे ये बीजेडी के मेंबर थे, बट इन्होंने टाइम के साथ साथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली कि कैसे भी करके एक फेस ऑफ का पोजीशन बन जाए कि बीजेपी की रूलिंग रहेगी, बीजेपी एक पावरफुल पार्टी है तो हम बच जाएंगे। बट सीबीआई ने भाई छोड़ा नहीं, बुला लिया। ठीक है, और ऐसा ही नहीं, दिलीप रे के अलावा भी बहुत सारे और लीडर्स थे, या फिर और कह सकते हैं अपन की एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जैसे कि जो कंपनी जिसके साथ में दिलीप रे ने जो गाइडलाइंस जो फाइनलाइज कर रखी थी, जिनको वायलेट किया एग्रीमेंट के टाइम पे, होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसमें चल जाता है अपन थोड़ा सा बैक। कोल ब्लॉक्स अलोकेट करने थे झारखंड के गिरिध डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस फिक्स थी और उन गाइडलाइंस को वायलेट कर दिया बीजेडी के ये जो मेंबर थे ना दिलीप रे। ठीक है, इन्होंने फिर बाद में कोल ब्लॉक अलोकेट भी कर दिया कंपनी को। अब उस कंपनी का नाम क्या था, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ऐसे करके कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कोल ब्लॉक को हथिया लिया गिरिध वाले रीजन में, और उस ब्लॉक का नाम था ब्रह्मादिया कोल ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया। अब गाइडलाइंस क्या थी कि भाई आप कोई भी, अब अगर कोल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो ऐसी कंपनी जो कोल मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड ना हो, या फिर जो पीएसयूज ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में, उन कंपनी से एसोसिएटेड ना हो, ऐसी कंपनी जो कि एनुअली 1 मेट्रिक टन पर एनम का ओपन कास्ट माइनिंग करती हो। ठीक है, तो उन कंपनीज को वहां पर लाइसेंस दे दिया जाएगा काम करने के लिए। मतलब या तो पीएसयू से एसोसिएटेड ना हो, और दूसरी इसकी कैपेसिटी कितनी हो कंपनी की, 1 मेट्रिक टन पर एनम। ये डेटा इतना काम का नहीं है, बट आपको गाइडलाइन बतानी जरूरी है। तो इन गाइडलाइंस को, ये जो 1 मेट्रिक टन वाला जो था ना, इस गाइडलाइन को डाइल्यूट कर दिया था इन्होंने, दिलीप रे ने। ठीक है, और इससे क्या हो गया, ये जो कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसको कोल ब्लॉक मिल जाता है गिरिध डिस्ट्रिक्ट में, और मिनिस्ट्री भी इसके लिए एग्री कर जाती है। बट पता क्या पड़ा कि सीबीआई ने इस चीज़ को पकड़ लिया इस केस में। तो ऐसे करके आप देखोगे रे के अलावा भी जो कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, उसके भी अलग 5 मेंबर्स ऑलरेडी इस केस में कन्विक्ट हो चुके हैं, जिनमें एक तो है महेंद्र अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं, कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड खुद हो गई, और फिर उसके बाद में एडिशनल सेक्रेटरी जो कोल के थे, जो कि 14 स्क्रीनिंग कमेटी के बेसिस पे उनको डिक्लेयर किया गया, जिनका नाम था प्रदीप कुमार बनर्जी। ऐसे नित्यानंदा गौतम, ये नाम काम के नहीं है। कहने का मतलब इनके अलावा अकेले यही नहीं है, और भी नाम नए जुड़े हैं। और आप देखोगे कोल ब्लॉक का केस 2012 में आया था, वो अभी तक भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में अपनी हाईलाइट बनाए हुए हैं। अब बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है। देखो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था, और उसके बाद में कोल वाला ब्लॉक एलोकेशन का स्कैम आया था। तो इस वजह से यूपीए सेकंड गवर्नमेंट जो थी, मनमोहन सिंह जी का जो सेकंड टेन्योर था, उसमें
करप्शन गजब तरीके से निकल के आया था। और कैग ने 2 मैटर्स पे जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता किया कि एक्सचेकर का लॉस कितना हुआ, 1.7 लाख करोड़ का तो 2G स्पेक्ट्रम की वजह से, और 1.8 लाख करोड़ रुपीस का किसको हुआ, कोल स्कैम की वजह से। तो दूसरे को, मतलब कोल स्कैम को तो द मदर ऑफ ऑल स्कैम बोल दिया कि इतना रुपया खराब कर दिया आप लोगों ने एक्सचेकर का, तो मदर ऑफ ऑल स्कैम है ये। तो आप देखोगे कि भाई एनडीए मिनिस्टर का नाम आना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हुआ क्या था, कोल ब्लॉक स्कैम क्या था वो अपन जानते हैं। देखो 1990 की बात करें, 1990 जब हमारे एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मतलब प्राइवेट कंपनीज का रोल होना शुरू हुआ था, तो गवर्नमेंट ने अलोकेट करना शुरू किया था कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट कंपनीज को। अब ये देखने वाली बात थी वो कंपनीज पीएसयूज जो हैं, और पर्टिकुलर पीएसयूज में भी कौन सी, कोल इंडिया लिमिटेड, उससे कोई एसोसिएटेड ना हो, या फिर सिंगरानी जो कॉलरीज है कंपनीज लिमिटेड SCCL, इससे एसोसिएटेड कोई भी ना हो। कहने का मतलब गवर्नमेंट की जो स्टैब्लिशमेंट्स हो उससे एसोसिएटेड कोई भी प्राइवेट कंपनी ना होगी, उसको फिर बाद में दिया जाएगा कोल। अब इसके लिए 216 कोल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए, पहले तो 143, फिर बाद में बढ़ा करके 216। अब आप देखोगे डिफरेंट टाइम पे गाइडलाइंस रीशेप कर करके बनाई गई, पहले 1993, फिर 98, 2003। तो आप देखोगे 1993 से 2005 तक 70 कोल माइंस को एलोकेट कर दिया गया था। फिर 2006 से 2010 के बीच में 146, तो ऐसे करके 216 हो गई टोटल, जितना यहाँ पर एस्टिमेट इन्होंने बैठाया था। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ कंपनीज का जो लाइसेंस दिया गया था उसको डे अलोकेट कर दिया, मतलब उनका कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे करके 194 इफेक्टिवली कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ। फिर मार्च 2012 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक होती है, जिससे कि कैग के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है इरेगुलरिटीज से रिलेटेड, और आप देखोगे टोटल लॉस आप देखोगे दैट इज एक्सचेकर का 10.76 लाख करोड़। अभी जो फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया गया था 20 लाख करोड़ का, उसका आधा तो गफले में आ गया, आप देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कैग की फाइनल रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई 2012 में। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी भी स्टैब्लिश की गई थी, तो उन्होंने भी पाया कि कोल ब्लॉक्स में वाकई में घपला हुआ है। तो अल्टीमेटली जब पूरा रेसा केसा निकाला कि हाँ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा निकाला, तो लॉस फिर बाद में फाइनल निकल के आया 1.8 लाख करोड़ कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम था ये। तो कैग रिपोर्ट में ये चीज बोली गई कि भाई ऑक्शन का ऑप्शन तो आपके पास में अवेलेबल था, बोली आप लगा सकते थे। अरे भाई इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल जो फॉल्सली हम नोबेल अवार्ड बोलते हैं, वो अवार्ड जिन लोगों को मिला है उन लोगों ने तो भाई दिमाग लगा लगा करके अपना दिमाग, मतलब पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी कैसे बिडिंग की जा सकती है, और आपके पास में वो ऑप्शन था। तो आप भाई एक चीज़ बताओ, क्यों आपने अलोकेशन पे दिमाग लगाया जबकि ऑक्शन कर सकते थे? इसमें दिमाग क्या था? विंडफॉल गेन, डायरेक्ट गेन करना। अब इसमें क्या होता है, सीधा आप किसी एक पार्टी से डील करो, भाई इतना मार्जिन मुझे दे दे, बस तू ये ले ले कॉल, ये चीज़ हुई थी। तो आप देखोगे कि मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट तो थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी के जो लीडर्स थे जैसे प्रकाश जावड़ेकर हो गए, हंसराज अहीर हो गए, इन लोगों ने सीवीसी में अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराई और सीवीसी ने ये केस दे दिया सीबीआई को। ऐसे करके 40 एफआईआर आती है सीबीआई के पास में। और इसी टाइम पे इसी बीच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आती है और बोलते हैं कि 1993 से 2008 के बीच में जो भी कोल ब्लॉक अलोकेट किए गए थे वो अनऑथराइज्ड मैनर में किए गए थे। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कि एनडीए जो है वो भी कहीं ना कहीं स्कैन में आ गया अब, क्योंकि पूरा जो सीन आ रहा है वो कहां से कहां तक का है, 1993 से 2008। इसीलिए जो दिलीप रे हैं वो अभी लपेटे में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे और भी बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनके नाम भी थे, वो अपने काम के नहीं है, कौन कौन थे, बस जानना ये है कि पूरा सीक्वेंस क्या रहा है, टाइमलाइन। अब यूपीए की तरफ से डिफेंस क्या आया, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने ये बोला कि कैग ने जो कंप्यूटेशन दिया है पार्लियामेंट में वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस बेसिस को ध्यान में नहीं रखा है उस कंप्यूटेशन को करते टाइम पे, कि जो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उस टाइम पर रूलिंग पार्टी जो थी ऑपोजिशन, बीजेपी के रूल चल रही थी या तृणमूल कांग्रेस का रूल था वहां पर, ठीक है, इन स्टेट्स में,
तो अगर हम ऑक्शंस में जाते तो ऑक्शंस की वजह से वैल्यू जो थी बिडिंग की वो और ज़्यादा बढ़ जाती, और फिर जो प्राइवेट कंपनीज थी वो अट्रैक्ट नहीं करती हमारी तरफ, और हम बिडिंग में उनको हैंडओवर नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने अलोकेशन पे ज़्यादा विश्वास किया बजाय कि बिडिंग के, ऑक्शन के, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो कि सिलेक्शन जो है लीजीज का वो एलोकेशन बेसिस पे किया गया। और इसमें क्या था, आइडिया ऑफ विंडफॉल जो कैग ने बताया। अब मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि आइडिया ऑफ विंडफॉल के पीछे आप देखोगे तो ओवरऑल हमें जो डिफरेंस जो मिला है वो इतना ज़्यादा नहीं मिला है। रीज़न बीइंग कि आप झारखंड में कोई माइन अलोकेट करते हो किसी को, और वो ही माइन आप उड़ीसा में अलोकेट करते हो, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती है, जियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जिनकी वजह से कॉस्ट जो है माइनिंग की वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। झारखंड में अगर कोई कोल माइनिंग करेगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, या कितना उसको घाटा हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, अगर उतना ही वॉल्यूम में उड़ीसा में करेगा तो उसका कितना डिफरेंस है। तो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि बोला आप एक केस को वन साइज नेवर फिट्स ऑल, कि अगर झारखंड में आपने केस स्टडी किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केस स्टडी आप उड़ीसा में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की। फिर बाद में मनमोहन सिंह जी ने एक ही चीज़ कही अपनी, जब वो बात चल रही थी उनको भी तलब किया गया था, बुलाया गया था, तो बोला कि 26% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 26% प्रॉफिट को कॉर्पोरेट्स में बांटा गया है, और फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बेसिस पे अपना शेयर कलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। और अभी क्या चल रहा है वो देखें तो देखो 2012 में सबसे ज़्यादा केसेज आए थे, चार्ज शीट्स आई थी, सबसे ज़्यादा केसेज आए थे, चार्ज शीट्स आई थी। और अब 2020 में जनवरी में फिर से आई है। तो ये दिलीप रे हैं और साथ में जो कंपनी है वो भी लपेटे में आई हुई है, इनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं ये। 2G स्पेक्ट्रम केस क्या था, उसमें तो क्या था कि सारे एक एक करके सारे छूट गए, बट CBI ने इस केस में कॉल स्कैम वाले के अंदर नहीं छोड़ा, ठीक है। जो कोल सेक्रेटरी उस टाइम पे HC गुप्ता थे उनको भी लपेटे में ले रखा, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पूरा एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो चीज़ें आपने गड़बड़ की है उसका अकाउंटेबल कौन, ठीक है। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी, वो अपने काम की नहीं है। मैटर आपको समझ में आ ही गया होगा, इशू क्या है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।